नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में इन दिनों सियासी तपिश बढ़ी हुई है और सभी दल सियासी कैनवास पर एक तस्वीर को खींचने में लगे हुए हैं जिसके सहारे वो जनता को यह साफ साफ एक संदेश दे सके कि चुनाव में वही जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो समझ में यह आता है कि अब तक यूपी की राजनीति में बहुत ही कम हुआ है, वो है इस बार विधानसभा चुनाव में जो होने वाला है। यूपी के राजनीतिक इतिहास में अब तक देखा गया है कि जो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते हैं वो चुनावी मैदान में उतरने से परहेज करते हैं। मुलायम सिंह यादव के अलावा हालिया सालों में किसी भी नेता ने मुख्यमंत्री बनने से पहले खुद को जनता के बीच में जाकर के नहीं आजमाया था। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। तो अब खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से चुनावी ताल को ठोंक सकते हैं। अब बीजेपी इस विधानसभा में अपने सभी बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतार रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव पर इस समय संशय है और इसलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार तंज कस रही है कि अखिलेश आखिर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे। तो आज बहस भी इसी मुद्दे पर हम करेंगे कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या यूपी की लड़ाई एक बार फिर से सिमट कर पूर्वांचल तक पहुंच जाएगी। तो एक सवाल जो कि उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनावों में सबसे अहम है वो ये है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जब भी पत्रकारों के सामने आते हैं तो उनसे उनके चुनाव लड़ने पर सवाल जरूर पूछा जाता है। आज अखिलेश यादव ने अपने चुनाव लड़ने पर क्या कुछ कहा है, आपको ये सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। पिताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। तो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उनको प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। तो बड़ा दिलचस्प है, चूंकि हर कोई एक दूसरे को भयभीत बता रहा है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले गए, चूंकि उनके पार्टी ने उनको गोरखपुर भेज दिया और अब वो पहले ही चुनाव से हार मान चुके हैं। अब आप देखिए, अखिलेश यादव की जैसे ही आजमगढ़ के किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने की बात सामने आई तो उसके बाद ये तंज डिप्टी सीएम ने कस दिया कि वो भयभीत क्यों हैं। अगर उनको अपने समय के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों पर इतना ही भरोसा है तो वो प्रदेश की किसी भी सीट को चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां, चूंकि इन दो बड़ी पार्टियों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो मुकाबला है इन दोनों पार्टियों के बीच में ही सीधे तौर पर दिख रहा है, और इसलिए दोनों ही पार्टियों में आप देख रहे हैं कि खूब जमकर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार हो रहे हैं। सीटों को लेकर के भी खूब आप देख रहे हैं कि बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन दोनों ही बड़े चेहरे, एक तरफ आप देखें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के समय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं जो कि कह रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि दोनों लोग विधानसभा चुनाव में आखिर कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर के सवाल थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ खबरें जरूर इस तरह की बार बार सामने आ रही हैं जिसमें अखिलेश यादव संभव है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आजमगढ़ में किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव है वो और अधिक दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जो पूरा केंद्र बिंदु है वो सिमट करके पूर्वांचल पर आ जाएगा। और पूर्वांचल में आप देख रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं
अगर अवध क्षेत्र के बाद, अवध रीजन के बाद आप देखेंगे तो पूर्वांचल में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें, और इसलिए ये जो रीजन है ये बहुत कुछ प्रभावित करता है, चुनावों के ऊपर अपना एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। और दोनों ही बड़े चेहरे, दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अगर आप देखें पूर्वांचल में ही अपनी किस्मत को आजमा रहे हो, तो फिर पूरी तरह से जो एक शिफ्ट है वो पूर्वांचल में होगा। और पूर्वांचल में क्या होगा और उसके बाद वहां से लेकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड, रोहेलखंड, अवध, इन सभी इलाकों में इसका इंपैक्ट क्या होगा, आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो इस वक्त सीटों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव के जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात है, या फिर मुख्यमंत्री जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पूर्वांचल पर इस बार पूरी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो होने वाला है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सृष्टि कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। सृष्टि कश्यप जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है एसबीएसपी के। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जो कयास हम लोग लगातार देख रहे हैं कि चल रहे हैं, कुछ बातें भी कि आजमगढ़ में हो सकता है कि अखिलेश यादव जी कहीं से कोई एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखें। किस तरह से इसको देखा जाए? क्या पूर्वांचल के अंदर इस बार हम लोग को देखने को मिलेगा कि दोनों ही बड़े चेहरे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के वहीं से अपनी जो चुनावी ताल है ठोकते हुए नजर आएंगे? पहला रिएक्शन चाहता हूं मैं आपका। आयुष जी, मैं देखिए समाजवादी पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता और मैं आजमगढ़ का रहने वाला, मैं आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं पैदाइश हुई, वहीं से सारी चीजें उठी। तो मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बारंबार कहा है कि आप आइए और आजमगढ़ से आप विधानसभा की तरफ जाइए। ये मेरी अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये हमारी पर्सनल चाह। लेकिन कहते हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये उनका विशेष अधिकार है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें चुन के सांसद बनाया है और आजमगढ़ की जनता से पूछे बिना वो कोई फैसला नहीं लेंगे। आजमगढ़ की जनता और पार्टी तय करेगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो आजमगढ़ से लड़ते हैं किसी भी सीट से, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आजमगढ़ का हर नौजवान, हर युवा, हर बेरोजगार, हर किसान भाई, हर महिला, उनको रिकॉर्ड मतों से, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो रिकॉर्ड दर्ज होगा, उतने रिकॉर्ड मतों से माननीय अखिलेश जी को विधानसभा भेजने का काम आजमगढ़ की जनता करेगी। क्योंकि आजमगढ़ की जनता, वो कहते हैं ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्म भूमि है, समाजवाद की उर्वरक भूमि रही है आजमगढ़, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय नेता जी की कर्म भूमि है। और उन्होंने हमेशा आजमगढ़ को विशेष प्यार, विशेष तवज्जो दी है। इसलिए हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता उन जैसे बड़े नेता से हमेशा ये कहते हैं कि अगर उन्होंने आजमगढ़ को अपना आशीर्वाद दिया है तो आजमगढ़ की जनता उनके प्यार को, उनके सम्मान को पूर्ववत एकदम उनको विधानसभा में रिकॉर्ड मतों से भेजने का काम करें। बिल्कुल। ओपी सिंह जी, आपका भी मैं रिएक्शंस पे चाहूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिप्टी सीएम को भी सुना, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई। हालांकि अभी तो अखिलेश जी ने सिर्फ इशारा किया है, हम देखते हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात जो डिप्टी सीएम कह रहे थे कि अगर अखिलेश जी को अपने कार्यकाल के समय के विकास कार्यों पर इतना भरोसा है तो फिर तो वो कहीं से भी चुनाव उनको लड़ना चाहिए। इसका मतलब अगर आजमगढ़ को वो चुन रहे हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आयुष जी, ये अच्छी बात है कि पूर्वांचल से, आजमगढ़ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपका जो डिबेट का विषय है वो पूर्वांचल है। आखिर पूर्वांचल से ही क्यों? बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी 12 से 17 मुख्यमंत्री रहे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ भी 17 से 22 मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे। तो जनता को ये फैसला करने का बहुत अच्छा समय है कि 12 से 17 में पूर्वांचल का किसने विकास किया और 17 से 22 तक जो है पूर्वांचल का किसने विकास किया। या तो जो सपा प्रमुख जी कह रहे हैं कि पार्टी आदेश करेगी। आयुष जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन सी पार्टी निर्देशित करेगी कि आप कहां से चुनाव लड़िए? प्रियंका वाड्रा को कौन सी पार्टी जो है सुनिश्चित करेगी कि आप फला जगह से चुनाव लड़िए? बहन मायावती को कौन सी पार्टी जो है ये तय करेगी कि आप कहां से चुनाव लड़िए? लेकिन हाँ,
भारतीय जनता पार्टी में ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये पार्टी तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। तो अच्छी बात है। पूर्वांचल का कहते हैं ना अखिलेश यादव जी, पूर्वांचल का हमने बड़ा विकास किया है। फीता वो क्या कहते हैं कि शिलान्यास हमने किया और फीता भाजपा ने काटा, तो अब आकर के जनता में जवाब दे कि जो है हमने पूर्वांचल का कितना विकास किया। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने रिपोर्ट कार्ड सरकार की रखेगी कि हमने पूर्वांचल का कितना विकास किया। देखिए, जो दोनों लोग 2022 में 12 में न तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा का चुनाव हुआ, न 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन परिवारवाद के नाते, आदरणीय मुलायम सिंह के पुत्र होने के नाते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने लेकिन थोड़ा सा ओपी सिंह जी, देखिए इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, चूंकि ठीक है आप लोग आरोप प्रत्यारोप खूब करेंगे और अभी मुझे लगता है कि 9 तारीख तक तो सभी करते रहेंगे, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर यही चीज उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। वो तो उस समय प्रदेश के मुखिया है ना, उनको भी कहीं से भी लड़ लेना चाहिए था, लेकिन अगर वो गोरखपुर को चुनते हैं तो सेम अधिकार अखिलेश यादव जी के पास भी है, वो आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि अखिलेश जी कहां से चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं तो सही जगह से लड़ रहे हैं या गलत जगह से लड़ रहे हैं, या मैंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं कहा। स्वेच्छा से चुनाव लड़ सकते, खूब लड़े, आए जनता के बीच में अपनी जवाबदेही तय करें, हम भी जवाबदेही तय करेंगे और आदरणीय जो है अखिलेश यादव जी भी करेंगे। अखिलेश यादव को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि मऊ का दंगा किसके जमाने में हुआ, आजमगढ़ का दंगा किसके जमाने में हुआ, पूर्वांचल के माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, ये जो भारी संख्या में माफिया और जो अपराधी तत्व है, ये किसके जमाने में चुनाव लड़े और कौन सी गुंडागर्दी का राज था। ये गुंडों वाली पार्टी रही है पूर्वांचल में, तो इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना कि भैया जब 12 से 17 में मुख्यमंत्री नहीं ठीक है ओपी सिंह जी, अब वो जवाब देना दे, जनता जवाब देगी ना। जनता तो देखिए सबके लिए बैठी हुई है, तत्पर, और वो इंतजार कर रही है। वो आपकी बात से इत्तेफाक रखेगी तो आपके साथ जाएगी, अभिषेक जी की बात से इत्तेफाक रखेगी तो वो अखिलेश जी के साथ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सृष्टि जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए चुनाव होता है हर 5 साल के बाद। सृष्टि जी मैं आपके पास आता हूं, 2 बड़े चेहरों का यहां पर लगातार हम लोग जिक्र करते हैं। अब चलिए सृष्टि जी से, ठीक है सृष्टि जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सवाल मेरा यही है, चूंकि अखिलेश यादव जी को लेकर के ये है कि अब वो आजमगढ़ से कहीं से या आसपास किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हो सकता है चुनाव लड़े, अभी उस पर इंटरनल जो फैसला है वो पार्टी लेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे देखूं, क्योंकि प्रियंका जी के नेतृत्व में सृष्टि जी आप लोग लड़की हूं, आगे बढ़ सकती हूं, कैंपेन के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या प्रियंका जी चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव है, तो क्या वो लड़ेंगी चुनाव? इसको लेकर के भी बहुत सवाल है। सृष्टि जी आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने अभी तक कभी भी चुनाव में लड़ने की बात नहीं की है और आगे भी अगर वो ऐसा कोई घोषणा करती हैं जो कि अनलाइकली है, वो मैं आपके समक्ष रखूंगी आपके चैनल पे। आई टेल इट टू यू बिकॉज़ अभी तक हमारा जो कैंपेन रहा है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे करने का कैंपेन रहा है। हमारे अगर 40% की आप लिस्ट भी देखेंगे, पहली लिस्ट हमारी, वो हमने उत्तर प्रदेश की आम महिलाओं को आगे बढ़ाया है। चाहे वो उन्नाव में भाजपा की बलात्कार की जो पीड़िता बहन थी हमारी, उनकी माता जी को आगे करना हो, या फिर लखीमपुर में जो बहन हमारी जिनका चीरहरण हुआ था पंचायत चुनाव में, उनको आगे करने की बात हो, तो हमने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाया है। वही हमारा चेहरा है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमारा सारा फोकस जनता है और उनके जनहित के बारे में हमारा मैनिफेस्टो है, जितनी भी हमने अभी तक बातें की है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ही हमारा चेहरा है, हमारे साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी जी नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता है। नहीं सृष्टि जी, जनता तो सभी के लिए चेहरा है। जनता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चेहरा है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है, और सभी उनके हित की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है। आप उसमें अलग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? एक फेस तो आपको बताना पड़ेगा कि नेतृत्व तो हमारा ये कर रहा है, ये आपकी सेवा में रहेगा 24 घंटे तत्पर। बताइए मुझे सृष्टि जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ही ये हिस्ट्री रही है, हम कभी भी इस तरीके की वो नहीं करते। हम अगर आज भी हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें, प्रियंका गांधी जी प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। सीएम चेहरा जो भी होगा दैट विल बी डिसाइडेड आफ्टर द इलेक्शंस और जस्ट बिफोर इट। हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए, हमारे जनप्रतिनिधि जो हमने उतारे हैं वहां पे, जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो उत्तर प्रदेश की आवाज है। वो जनता के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। जब जनता उन्हें चुन के सत्ता में लेके आएगी, तो दैट इज एंटायरली अप टू द
people of Uttar Pradesh. चलिए जैनेंद्र जी, It's all in the power of Uttar Pradesh. नहीं बिल्कुल ठीक है सृष्टि जी, आपकी पार्टी का मैटर है। जैनेंद्र जी, आपसे मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा, चूंकि अब यहाँ पर चूंकि आज हम लोग पूर्वांचल का ही जिक्र कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, आप लोगों की पॉलिटिक्स हो, पूरा वो जो पूरा रीजन है उस बेल्ट के अंदर हम लोग देखते रहे हैं, दोनों ही बड़े चेहरे हमको नजर आ रहे हैं, चूंकि अब अखिलेश जी की भी कयास है और हम लोगों को लग रहा है कि अब वहीं से कहीं हो सकता है कि ऐलान भी हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनके तरफ से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो फिर अगर आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, दिलचस्प होने वाला है, कैसे देखेंगे, उसका इंपैक्ट कितना पड़ता हुआ आपको नजर आएगा? जैनेंद्र जी देखिए, ये इम्पैक्ट तो अभी पहले से ही हमने देख लिया था, जब अयोध्या से नाम दाखिल किया गया था योगी जी का, और उसके बाद अचानक से उनको कभी देख लिया। रही बात कि विकास की, तो विकास का मुद्दे पे तो हम लोग बात करते ही आ रहे हैं पिछले 6 महीने से, जब से चुनावों के लिए तैयारी शुरू की है, लेकिन भाजपा कहाँ विकास पे बात कर रही है? ये बार बार माफिया पे चले जाते हैं, लेकिन माफिया ये बताते नहीं है कि अभी तो 25,000 रुपए वाला इनामी माफिया जो था वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आया था, पुलिस उसके चारों तरफ सुरक्षा में लगी हुई थी। तो इनको जानना चाहिए कि विजय सिंह है, विनीत सिंह है, चाहे धनंजय सिंह है, राजा भैया है, अमरजीत यादव है, ये सारे माफिया इन्हीं से तो जुड़े हुए हैं। कहाँ वो प्रदेश से बाहर है? वो या तो प्रदेश से बाहर कोई नहीं है, बल्कि प्रदेश के अंदर इनकी पार्टी में समाहित हो गए। और जो विकास की बातें हैं, तो वहां पे देखिए, किसान जो अपने मुद्दे को लेकर बात करना चाहते थे उप मुख्यमंत्री जी से, उनके ऊपर फाड़ चढ़ा दी जाती है, 4 किसानों की हत्या कर दी जाती है, और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के पिता आज भी गृह राज्य मंत्री हैं, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। किसानों ने धरना छोड़ने से पहले यही मांग रखी थी, जो 4-6 मांगे थी, उनमें से ये भी थी कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से ऐसी रही है, जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है उसका निर्धारण हो जाता है। और इसी वजह से अभी भाजपा बहुत ज्यादा सांसद में उसकी जान फंसी हुई है, क्योंकि इन्हें कोई कैंडिडेट इस तरह के नजर नहीं आ रहे हैं पूर्वांचल में। जो इन्होंने 105 कैंडिडेट अभी पश्चिम में भी किए हैं, उसमें से 36 दागी प्रत्याशी हैं। आप बताइए, और पूर्वांचल में जब नंबर आएगा चौथे चरण के बाद पूर्वांचल का, तो आप देखिएगा कि वहां शायद भाजपा जो भी कैंडिडेट, वहां पे 165 सीटें हैं, मेरे ख्याल से 110 के आसपास वो कहीं दागी प्रत्याशी खड़े ना कर दे। विकास इनकी जो घोषणाएं हैं उनसे गायब हो चुका है, इनके वादों से गायब हो चुका है। इन्हें मंदिर मस्जिद ही याद आता है, इन्हें जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा याद आता है। तो मेरा कहना ही इतना है कि वहां से हमारी पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी जब लड़ेंगे, तो आसपास का जो भी क्षेत्र है, बेशक हम कम सीटों पे लड़ें, 400 ना से 40 सीटों पे लड़ें, 30 पे लड़ें या 25 पे लड़ें, लेकिन जिन पे भी लड़ेंगे उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में लगभग 115 से 140 सीटों के बीच में पड़ेगा। और अगर वहां पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, फिर तो इनको बनारस में भी जमानत बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। डॉक्टर अभिषेक राय जी, जो सवाल यहाँ पर ओपी सिंह जी ने खड़ा किया, उन्होंने ये कहा कि अब समाजवादी पार्टी के अंदर भाई अखिलेश यादव जी को ही तो ये तय करना है, इसके अलावा और कौन तय करने वाला है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब इस पर पार्टी निर्णय लेने वाली है। मैं चाह रहा हूँ कि इस बात का जवाब दे डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी, मैंने बोला ना, ओपी सिंह साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ना कि इनकी पार्टी में बड़े विचार था, सारी चीजें संगठन तय करता है। हमारी पार्टी का भी संगठन और कैडर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, कहते हैं ना, हमारे ऊपर बार बार आरोप लगता है परिवारवाद का, कितने आरोप लगते हैं। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा और सबसे कहा कि सब लोग बलिदान देने के लिए तैयार रहो, और हमारे हर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस बात को माना है। उन्होंने जो कहा है, हमारे यहाँ कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा इससे कोई मतलब नहीं। हम ये मानते हैं अपने सहयोगी दल मित्रों के साथ हम 403 सीट पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, चाहे वो शिवपाल चाचा हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे महान दल हो, चाहे दूसरा दल हो, हम सबके साथ, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, कोई भी हो, हम हमारे हर 403 सीट पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और उनके लिए उनको मुख्यमंत्री बनाने का एक लक्ष्य, एक संकल्प सभी ने लिया है, साथ में लिया है। दूसरी बात, ओम प्रकाश जी, अभी हमारे जनेंद्र भाई ने बहुत क्लियरली सारी बातें
एकदम स्पष्ट कर दी, पूर्वांचल की राजनीति स्पष्ट कर दी उन्होंने जितने माफियाओं के नाम लिए हैं उनसे टिकट पाते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूं, पर ये इनके पास जवाब नहीं हुआ, संगीत सोम के ऊपर क्या टिप्पणी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, इनको नहीं पता होगा। सुरेश राणा के ऊपर क्या टिप्पणी थी, इनको नहीं मालूम होगा। थामा के ऊपर क्या टिप्पणी थी, नहीं मालूम होगा। आजाद भारत के ऊपर आप एक इतिहास बता दें कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, आप मुझे आजाद भारत में ऐसा एक मुख्यमंत्री बता दे 2017 से पहले। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्टूल मंत्री जो है, उनको तो अभी हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं उसकी बात ही छोड़ दो आप। अभी हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले नोटिस दिया अवैध कब्जे में, और ये लोग सुचिता की बात करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को कौन भूल सकता है, हिस्ट्री शीटर है 96 के, उनका नाम हिस्ट्री शीटरों में दर्ज है, और उनको इन्होंने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। अगर 26 सितंबर को उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया होता तो उनके बेटे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि गरीब किसानों को रौंद के चला जाता। एसआईटी की रिपोर्ट में भी आ गया। लेकिन ये सरकार छलावे की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी, से जुमला देना जानते हैं। आप मुझे एक चीज बता दिए, राजपथ संख्या 1 गोरखपुर से लेके देवरिया तक सलेमपुर होते हुए वो रोड जा रही थी, हमारी सरकार ने वो काम शुरू किया 4 लेन बनाने का, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आज सलेमपुर चले जाओ, इतने गड्ढे मिलेंगे आप समझ जाओगे। आजमगढ़ से गोरखपुर एक्सप्रेसवे बनाने का काम समाजवादियों ने शुरू किया था, आप उस पे चले जाओ, और जैसे ही आप आजमगढ़ का बॉर्डर क्रॉस करोगे आपको गोरखपुर पहुंचने में समय लग जाएगा। बड़हलगंज जो वहां से गोरखपुर 40 किलोमीटर पड़ता है, 2.5 घंटे में पहुंचोगे अगर आप अपनी गाड़ियों से जा रहे हो। ये इनका काम है। पूर्वांचल के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझ लिया कि मठ में वापस जाना है, इसलिए गोरखपुर पहुंच गए। अब भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख अपनी विदाई की डेट को एकदम निश्चित समझ चुकी है। इसलिए कहते ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान आ गया है। उन्होंने सोचा कि गोरखपुर चला जाऊं और वहां पे उन्हें सुरक्षित चीजें मिल जाएंगी। इनके स्टूल मंत्री कहते हैं, साहब कहता हूं स्टूल मंत्री जी, अपने कम से कम अपने समाज के लिए कुछ किया होता। अभी भी स्टूल पे बैठे हुए हो, अगर अभी भी समय है सुधर जाओ। क्या अपनी जनता के बारे में सोचो, आपके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं सारी दुनिया जानती है, सारी जनता जानती है। ठीक है, ओपी सिंह जी जवाब दीजिए। जी आयुष जी सही कहा। अभिषेक राय जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और इनका जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुणगान गाना लाजमी है, उसी की यह नौकरी की है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इन्होंने कहा ना कि चुनाव 403 सीट पर कौन लड़ रहा है, अखिलेश यादव जी लड़ रहे। हम क्या कहते हैं, 403 सीट पर कौन लड़ रहा है, हमारा कमल निशान लड़ रहा है। 403 सीट पर कौन लड़ रहा है, हमारा नेतृत्व का चेहरा लड़ रहा है। 403 सीट पर कौन लड़ रहा है, हमारा विकास का मुद्दा लड़ रहा है। 403 सीट पर कौन लड़ रहा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा लड़ रहा है। इनका कौन सा लड़ रहा है, जिन्नावाद का मुद्दा लड़ रहा है, परिवारवाद का मुद्दा लड़ रहा है। और दूसरी बात है, देखिए जनता को बरगलाना बड़ा मुश्किल है। अब जो जातिवाद के सहारे, तुष्टीकरण के सहारे जो इन लोगों ने 2-3 बार सरकारें बना ली, इनके समझ में आ जानी चाहिए थी कि 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा में जनता ने परिवारवाद, तुष्टीकरण की और ओपी जी, राजनीतिक समीकरण बदलने में समय नहीं लगता है। इनकार कर दिया। राजनीतिक समीकरण बदलने में समय नहीं लगता है, और बहुत जगह हम लोगों ने देखा, न जाने कितने एग्जाम्पल मिलेंगे कि जब बहुत अचानक से चेंज होते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उसको लेकर के सवाल थे। देखिए जैनेन्द्र जी भी पूर्वांचल से हैं, अभिषेक जी भी पूर्वांचल से हैं, बता रहे हैं उन्होंने तो स्पेसिफिक रोड के नाम लेकर के आपको बताया कि आप जा ही नहीं सकते हैं। आप किस विकास की बात कर रहे हैं, और इसको तो आपको काउंटर करना पड़ेगा ना ओपी जी, सरकार आपकी है। आयुष जी ना बिल्कुल सही कहा। आयुष जी उसी पूर्वांचल का मैं भी हूँ, मैं भी पूर्वांचल से ही आता हूँ, मैं पश्चिमांचल से और दक्षिणांचल से नहीं आता। जी जी, पूर्वांचल में, दक्षिणांचल उत्तर प्रदेश में नहीं है ओपी सिंह साहब। सुनो यार, अभिषेक राय सुन लो, राष्ट्रीय प्रवक्ता कम से कम इसकी मर्यादा तो रखो यार। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम प्रदेश प्रवक्ता, हम छोटे कार्यकर्ता, आप बड़े कार्यकर्ता हो, तो कम से कम उसकी मर्यादा को तो रखो। मैंने क्या कहा आयुष जी कि जब चुनाव हो रहा है तो ये तो बताना पड़ेगा ना अखिलेश यादव को कि जो पूर्वांचल का प्रेम जागा है, वो 5.25 साल भैया आप कहाँ थे जब कोरोना आया, तो आप लंदन क्यों चले गए भैया? और एक पार्टी के जो नेता है वो इतने चले गए,
5 साल तक तो आप घर से बाहर निकला नहीं। 12 बजे उठते थे, ट्विटर खेलते थे, बैठ करके एक बयान जारी कर दिया। जनता के बीच में गए कहाँ? ये तो जब 3 महीना चुनाव हुआ तो जनता के बीच में गए, फिर वही मुद्दा लेकर के आ गए, जातिवाद का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा। इनके यहाँ होड़ लगी है पार्टियों में कि एक संप्रदाय का वोट हम खींचे। कांग्रेस कहती है कि संप्रदाय का वोट मेरा है, बसपा कहती है मेरा है, सपा कहती है कि मेरा है। अब देखिए आयुष जी, उस होड़ में ये होड़ मची हुई है। आ रहा हूं सृष्टि जी, ओपी जी की बात कंप्लीट हो जाए एक बार जी। जिसने मुजफ्फरपुर का दंगा किया हम उसको टिकट, जिसने कराना में जो है पलायन कराया हम उसको वोट दे रहे हैं। जिसने ये कहा कि अगर जो है हमारे नौजवानों को छोड़ दिया जाए तो वो जो है हिंदुओं को बोटी बोटी काट देंगे और हिंदुस्तान में रहना मुश्किल होगा, उनके साथ गठबंधन करके कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही? तो इनके यहाँ तो होड़ मची है, पूरा होड़ मची है। ठीक है, लेकिन ओपी जी ठीक है, अब आपने कहा माफिया, आपने दागी लोगों का जिक्र किया तो उसका काउंटर उन्होंने कर दिया था। अब इस पर हम लोग उलझे रह जाएंगे तो फिर एक दूसरे को हम लोग केवल ये साबित करते रहेंगे किसमें ज्यादा किसमें कम। लेकिन गोरखपुर से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो और कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करते हैं, ये परसेप्शन है। और समाजवादी पार्टी तो बार बार इसको उठा रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी को जानते क्या उसके पीछे है? उसी समाजवादी पार्टी कहना चाहूंगा आयुष जी, मुझे जरूर समय दीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, कंप्लीट हो एक बार ओपी जी की बात। पूरा बोल रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़े। इस पर खूब डिबेट हुआ। वो इसलिए हुआ कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे प्रदेश में, और हम एक ऐसे पार्टी है जो केंद्र सरकार की 56 योजनाएं, उत्तर प्रदेश की 41 योजनाएं, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी नहीं वो तो ठीक है ओपी जी भाई, देखिए ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। अब वहां से नहीं लड़ते तो ये भी था। ठीक है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि गोरखपुर छोड़कर चले गए योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब लेकिन अब जो है उस पर तो आपको काउंटर करना पड़ेगा ना सृष्टि जी। पहले सृष्टि इतना जरूर है कि अखिलेश यादव जी इतना लोकप्रिय है जो उन्होंने प्रत्येक वर्ष 200 करोड़ कब्रिस्तान की दीवारों। चलिए ठीक है ओपी जी, उस पर अभिषेक उस पर भी लोगों ने लिखवा दिया कि अखिलेश राज जी बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, ये तो व्हाट्सएप वाली बात हो गई। देखिए ओपी जी, ये मुझे लगता है थोड़ा सा स्तर रहना चाहिए, चर्चा का स्तर रहना चाहिए, व्हाट्सएप वाली बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सृष्टि जी, सृष्टि जी। आयुष जी, मैं बड़े ध्यान से ओपी जी की बातें सुन रही थी। जब विकास की बात की गई कि उनके मैनिफेस्टो से विकास की बातें क्यों गायब है, उनके रोजगार की बातें क्यों गायब है, तो वो राष्ट्रवाद पर चले गए। भाजपा के घर की बकौती है राष्ट्रवाद। अगर हमारा संविधान, सुन लीजिए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं अपना? सुन लीजिए 2 मिनट। हाँ बिल्कुल बोलिए। जब अपना जो है किसी भारत में हर इंसान जो रहता है, जो संविधान को मानता है, वो राष्ट्रवादी है। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। वो दैट इज, अगर हम संविधान का पहला पन्ना पढ़ेंगे तो इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो बाय डेफिनेशन एवरी वन ऑफ अस इज अ राष्ट्रवादी। तो भाजपा के घर की तो बकौती है नहीं कि वो राष्ट्रवाद का झंडा लेके घूमे। और ये आज बात करते भगदड़ मची हुई दूसरे दलों में, आपके घर के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, विधायक, कैबिनेट मंत्री आपको छोड़ के जा रहे हैं, और आप एक ऐसे नेता को ले आते हैं, दिल्ली में ज्वाइनिंग करा देते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं जीता, उसकी ज्वाइनिंग दिल्ली में कराते हैं बड़े जोर शोर से, परिवारवाद के नाम पे, क्योंकि वो पर्टिकुलर परिवार से आते हैं। और यहाँ पे जो मंत्रियों ने भाजपा ज्वाइन की है अभी, उनको आप लोगों ने सिर्फ प्रदेश में कार्यालय में ज्वाइनिंग कराई। इतना भेदभाव क्यों? परिवारवाद की बात ना करें, अच्छा होगा। नहीं, लेकिन सृष्टि जी भाई देखिए, भगदड़ वाली बात होगी तो आपकी पार्टी से नेता भी तो गए ना, हरेंद्र मलिक छोड़ करके चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के आपकी पार्टी को चले गए। भाई इस पर मत जाइए, कौन किसमें गया उसका राजनीतिक नफा नुकसान उनको लेने दीजिए। जितिन प्रसाद, मुझे बताइए, मुझे बताइए, भाजपा का तो मुझे एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ ना कि गए तो आपकी पार्टी के एस्टैब्लिश नेता थे ना, आपकी पार्टी के एस्टैब्लिश नेता थे ना। हरेंद्र मलिक को नकार देंगे क्या? वेस्टर्न यूपी के अंदर उनकी अस्तित्व को आप नकार देंगे क्या? सृष्टि जी, अब मुद्दे पर इस पर आते हैं कि ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक तरफ अखिलेश यादव जी का चेहरा है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा है।
लड़की हूं लड़ सकती और हूँ एक इस तरफ कैंपेन उत्तर के प्रदेश सहारे, की जनता एक का लड़की चेहरा हूं है, लड़ लड़की सकती हूं हूँ लड़ इस सकती हूं कैंपेन, के स्लोगन के अंडर में प्रियंका जी उत्तर के प्रदेश की नेतृत्व में लड़ जनता का रही है ना। चेहरा देखिए उसे सृष्टि नकार जी, नहीं सकते हैं। सृष्टि जी, मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा था कि आप उनके नेतृत्व में लड़ रही हैं, वो सीएम का फेस है कि नहीं है, इस पर अभी डाउट है। आपने कहा कि उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल कहा नहीं भी है, नहीं। बिल्कुल मैं नहीं ये है, कह रहा बिल्कुल हूं भी कि नहीं आप है मुझे प्रियंका बताइए, गांधी जी जनता सीएम तो का ऐसे फेस। ही कनेक्ट करेगी ना। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सरकार बनेगी उतारेंगे, कि तो मुख्यमंत्री उसमें के से तौर जो पर जीत अखिलेश के जी हैं उनके आएगा, पास, बीजेपी बनाती है तो योगी आदित्यनाथ है उनके पास, कांग्रेस पार्टी के साथ 32 साल का जो एक गैप है वो कैसे फिल करेंगे आप लोग? आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। सृष्टि जी, मुझे बताइए कैसे लड़ेंगे इन दोनों बिल्कुल, मैं पार्टियों से? हम अपनी पार्टी के ऊपर ही फोकस करें। मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रही हूँ, कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा बनेगा, जो सीएम फेस बनेगा, वो हम जो प्रत्याशी निकालेंगे उसमें से जो भी जीत के आएगा, पार्टी विल डिसाइड ऑन देम। वो जनता के बीच से कोई उठ के आएगा। हम ये नहीं करेंगे 2017 में मौर्य जी के नाम पे चुनाव लड़ा के पीछे अजय सिंह बिष्ट को हमने बना दिया मुख्यमंत्री। तो जनता के साथ हम छलावा नहीं करने वाले। जो जिसको जनता चुनेगी, जो जनता के बीच से चुन के जीत के आएगा, हम उसे अपना सीएम चेहरा पूछिए घोषित कितनी करेंगे। सीट पाएंगे बहुत आयुष सिंपल जी? सी बात है। हम तो हम यहाँ जनता के साथ झूठ बोलने नहीं बैठे, हम जुमलेबाजी करने नहीं बैठे। 15 लाख की, 2 करोड़ रोजगार की, जब आज उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ बेरोजगार युवा है। अरे आयुष जी, 2017 से पूछिए ना, 2022 403 तक में में कितनी 16 लाख सीटें नौकरियां पाएंगे? खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। 22 करोड़ की जनता में 15 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन है। फिर ये अरे राष्ट्रवाद भाई, पे चले जाते हैं। राष्ट्रवाद जहां चाइना हमारे देश के अंदर घुसा चला रहा है, हमारे पुलों को ध्वस्त कर रहा है, उस पे तो चुप्पी साध के बैठे हैं। जवाब है नहीं। अपने चलिए। अपने नेता, कैबिनेट नहीं, मिनिस्टर्स ठीक खो है। देने देखिए, के इसीलिए बाद सृष्टि जी, मैंने एक शुरुआत आम में एक बात इंसान कही की ना, ज्वाइनिंग को इतना सृष्टि जी, हाइप बना शुरुआत देते में हैं। मैंने एक भाजपा बात की कही कि 9 बौखलाहट तारीख तो तक यही तो से यहाँ दिख सभी रही। पार्टियों की सरकार बहुत बनेगी। अच्छा। 10 तारीख को किसकी बनती है उसके लिए हम सब फिर से बैठेंगे एक बार। जैनेंद्र अरकुवंशी जी। बिल्कुल। जी जी, मैं ये बता रहा था कि ओपी सिंह जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि राष्ट्रवाद है, धर्म की भावनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना भी ले आए, जिन्ना का तो आज कोई जिक्र भी किसी ने नहीं किया था, जिन्ना भी ले आए दोबारा से। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिन्ना को हम लोग तो एक बार केवल ये समझाने के लिए कि गांधी जी, नेहरू जी बैरिस्ट्री करके आए थे, इस वजह से नाम लिया था। और ये बार बार रोज हर रोज यही नाम लेते हैं जिन्ना का। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है। बात है कि इन्होंने जो बात की, एक बहुत सेंसिटिव बात थी कि मुजफ्फरनगर दंगों की। मुजफ्फरनगर दंगों में जो लोग आरोपी थे, जिनके ऊपर केस चल रहे थे, ऐसे 77 केस को, जिसमें कई सौ लोग जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, इनके मंत्री भी हैं, इनके एमएलए भी हैं, इनके एमपी भी हैं, उनसे केस वापस लिया जा रहा है। और क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि वो मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं। लेकिन ये दूसरों पे मरते हैं कि वो मुजफ्फरनगर दंगे उनकी वजह से हुए। और दूसरी चीज, इन्होंने कैराना का नाम लिया जो पलायन के लिए। वहां पे इन्हीं के जो सांसद थे हुकुम सिंह जी, उन्होंने एक लिस्ट सौंपी थी 346 लोगों की। उसमें से कई लोग तो मृतक थे। कई लोगों से जब इंटरव्यू किया, कई चैनलों ने जाके इधर से उधर जाके पता किया, तो पता चला व्यापारी वर्ग तो इस वजह से छोड़ के गया कि वहां पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी और बेहतर स्वास्थ्य बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो लोग पलायन कर गए थे। और जो गरीब लोग थे वो रोजगार, अच्छा रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार की वहां कमी होती जा रही थी, व्यापार बढ़ नहीं रहा था, व्यापारी पहले छोड़ के चले गए थे, तो रोजगार की कमी हुई। तो वो जो जैनेंद्र जी, किसकी काम सरकार करने थी वाले लोग थे वो भी चले गए। जैनेंद्र जी, सरकार किसकी थी प्रदेश में उस समय? अगर वहां शिक्षा नहीं थी, वहां स्वास्थ्य नहीं था, वहां रोजगार नहीं था, सरकार किसकी थी? वहां पे अलॉटमेंट अगर मांगा जाता, जो वहां के सांसद थे तो जरूर मिलता, विधायक थे, मांगा जाता जरूर मिलता। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे जो भी पैसा जाता था वो इनके सांसद जी हड़प लेते थे। और वही आज उनकी लड़की, परिवारवाद का ही एक और उसी सीट पे मैं नमूना बता देता हूं। अब उनकी लड़की डायरेक्ट वो चुनाव लड़ रही है, मृगांका सिंह, पहले भी लड़ी थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसी सीट पे हिंदू मुस्लिम भी है, उसी सीट पर दंगे भी हैं, उसी सीट पर भाजपा का परिवारवाद। ये तीनों चीजें एक ही आपको सीट देखनी हो, कैराना सीट पर देख सकते हैं। कैराना से 4 किलोमीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी बनाई गई थी, जहां से 50,000 जो विस्थापित थे मुजफ्फरनगर दंगों के, प्रताड़ित होने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो उसी बस्ती में रहते हैं। और ये दोबारा से कैराना का मुद्दा उछाल के वही दंगों को भड़काने की कोशिश करना चाहते हैं। वही दंगों की आग जो उनके दिल में लगी हुई है आज भी, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक राय जी, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहा था। अभी कोरोना की बात कर रहे थे, सेकेंड वेव की, कौन निकला कौन नहीं निकला। मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में सेकेंड कोरोना वेव आई
और माननीय मुख्यमंत्री 50 जीवी बन के बंगाल की फोटो खींचने गए थे, पुल की और अमेरिका के कंपनी की। यही इनका विकास का वो मॉडल है, रोड की और फैक्ट्री की फोटो जो उन्होंने खींची, ये इनका विकास का मॉडल है। यहाँ पे गंगा में लाशें बह रही थी, इनके क्या कहते हैं, केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर रिटर्न में स्टेटमेंट देते हैं विधानसभा और संसद में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इससे बड़ा दुखदाई कष्ट कोई नहीं हो सकता। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा स्वार्थ, इतना बड़ा स्वांग रचा इन लोगों ने कि जनता के स्वास्थ्य से इनको बिल्कुल नहीं। कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अरे साहब, क्या घूम रहे थे आप हेलीकॉप्टर में घूम के? आप क्या मैनेज करना चाह रहे थे? प्रचार जीवी बने हुए थे आप बंगाल में और दीदी कर रहे थे। वहां खेला हो गया, उत्तर प्रदेश से खदेड़ा होने जा रहा है। जनता जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है अभी वो भूले नहीं है, वो बात भूले नहीं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके स्टार प्रचारक जगह जगह जाते हैं, जगह जगह स्टार प्रचारक। और जब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना हुआ तो गोरखपुर जैसी सेफ सीट ढूंढ ली। अरे आप क्या सेफ सीट की बात करोगे? आप अयोध्या लड़ने। चलिए अभिषेक जी, कुछ तकनीकी समस्या, मुझे लग रहा है आपसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। ओपी जी जवाब दें आप। मेरा आयुष जी ये कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, सृष्टि कश्यप ने लगाया, जनेन्द्र जी ने लगाना भी चाहिए। आप विपक्ष में हैं, उंगली ना दिखाइए। आपकी जब बारी आए तो बोलिएगा, उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा। मैं आयुष जी ये कहा कि विपक्षी पार्टी के नेता, ये लोग प्रवक्ता है, इनको आरोप लगाना चाहिए। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि दंगा किसने कराया। मैं ये भी डिबेट में नहीं करना चाहता कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, जब पूरा विश्व देश जूझ रहा था, तब किस नेता ने कहा कि तो बीजेपी का वैक्सीन है। इन मुद्दों पर मैं नहीं जाना चाहता। और मैं ये चाहता हूं कि जो आरोप ये लगा रहे हैं उन मुद्दों पर 2022 के चुनाव में जनता के बीच में बहस होनी चाहिए। मेरा क्या कहना है कि मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट कार्ड और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कार्ड, डबल इंजन की जो हमारी सरकारों की रिपोर्ट कार्ड है, वही हमारी 2022 की जो है वह ट्रम्प कार्ड है। हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनके लिए छोड़ दिए दंगा, कानून व्यवस्था, बिजली, वैक्सीन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये खूब जनता के जनता पार्टी यानी भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी आप लोग को। अरे यार, मुझे नहीं पता था कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इतने निचले स्तर पर आ सकते हो कि आपके अंदर मर्यादा नहीं है, आप सुन नहीं सकते। आप सुन लीजिए। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ अभिषेक राय कि आप जनता के बीच में जो मुद्दा इस डिबेट में आप उठा रहे हैं, खूब जाइए, खूब उसको उठाइए, जनता को खूब बताइए। मैं तो आपको रोक नहीं रहा। मेरा ये कहना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। मैं कह रहा हूँ आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते ना, ये मेरा समय था, मेरा समय था ना। नहीं, आप अभिषेक निचली जी, बात करते हो। डॉक्टर अभिषेक जी, देखिए इस तरह के डिबेट में मैं नहीं बैठूंगा। डॉक्टर अभिषेक जी, आपसे संपर्क थोड़ा टूट गया था बीच में, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैंने समय दिया ओपी जी को। मुझे लग रहा है शायद आप तक मेरी ऑडियो नहीं पहुंची। अच्छा, ये बताइए ओपी जी बोल। अभिषेक राय, आप जिस पार्टी ऑब्जेक्शनेबल है आयुष जी, द वर्ड इज यूज्ड, इट्स ऑब्जेक्शनेबल, पर्सनल टारगेट है ये। आप दंगा की बात, ये क्या है, ये क्या है? मैं आपको पर्सनल टारगेट करूं? आप जैसे अनपढ़ लोगों से बहस नहीं करनी मुझे। पढ़ा लिखा आदमी हूं, डॉक्टर हूं। आप जैसे अनपढ़ जाहिलों से बहस नहीं करनी मुझे। आप क्या बात करोगे? आयुष जी, पर्सनल टारगेट था मेरे ऊपर, पर्सनल टारगेट। आई ऑब्जेक्ट ऑन दैट। He's not educated and he doesn't follow the decorum of the debate. ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है अभिषेक। वो उन्हें पहले से पता है। नहीं, एक सेकंड, मुझे भी समझ में नहीं आया अभिषेक जी, किस बात पर आपत्ति हुई आपको? एक सेकंड ओपी जी सिंह साहब, इन्होंने क्या बोला? इस तरह की निष्क्रिय बातें, इस तरह की निचले स्तर की बातें एक राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लिए, इस पे ऑब्जेक्शन है। मैं निचली बातें करता हूँ, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, डबल डॉक्टरेट हूँ, MBBS MS हूँ। आप क्या बात करोगे मेरे से?
आप क्या बात करोगे? डिग्री दिखा दो, कैसी बातें करोगे आप मेरे से? ये ऑब्जेक्शनेबल है, दिस इज ऑब्जेक्शन। डिग्री ठीक है, चलिए एक सेकंड, चलिए पर्सनली ना टॉक करें आप लोग, ठीक है एक सेकंड, मुद्दे पर रहे भाई, अभी जनता को तय करने देना, अभी जनता को तय करने दे, ठीक है एक सेकंड। ओपीजी हो गया, ओपीजी हो गया, ओपीजी हो गया। का स्तर है, आपको मर्यादा है, आप प्रवक्ता हो, आपको पता है किस तरह की बात करते हो आप। चलिए ठीक है, अभिषेक जी दोनों लोग भाई डिग्निटी मेंटेन करें, दोनों लोग डिग्निटी मेंटेन करें। जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। आओ 2022 ऑब्जेक्शनेबल है, आप जैसे अनपढ़ जाहिल नहीं हो, जवाब देंगे हम और जनता जवाब देगी, इंतजार करिए। 40 से भी आप कम रहोगे। चलिए ठीक है, अब वो कौन कितना कम रहेगा फिर आप आ गए उसी पर। अब ये जनता पर छोड़िए ना, 10 दिन रह गए, अब 10-12 दिन और रह गए, थोड़ा इंतजार करते। जैनेंद्र रघुवंशी जी एक सेकंड, जैनेंद्र रघुवंशी जी। नहीं, गलत बात है। बीच में ओपी सिंह साहब ने बोला, ठीक है अभिषेक जी, आपने ऑब्जेक्शन कर दिया ना, बाकी जनता को तय करने दीजिए। अब उन्होंने क्या कहा है ये उनके ऊपर है, आपने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया ना बस। जैनेंद्र जी जाहिलों से मत डिबेट कराया करिए। बीच में ओपी सिंह साहब ने कहा कि कोई सा भी मुद्दा उठा लीजिए, मैं इनको बता दूं कि आपके पास है कोई मुद्दा बताने के लिए जो हम उठाएं, जिसपे आपने बताया हो कि हमने बिजली दी या पानी दिया, गैस दिया या सिलेंडर दिया, क्या दिया जनता को सिवाय गरीबी, भुखमरी, उनके रोजगार छीन लिए जो रोजगार कर रहे थे। एमएसएमई का हाल ये है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका था जहाँ पे एमएसएमई घरों में चलते थे, छोटे छोटे, वहां पे लोग बेरोजगार हो गए। व्यापारियों के पास लाइट की कमी की वजह से उनके उद्योग धंधे बंद हुए, उद्योग धंधे बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए। मैं कई बार बता चुका हूँ, वहां का साड़ी उद्योग आखिरी सांसें गिन रहा है, जो हथकरघा उद्योग है आखिरी सांसें गिन रहा है। कालीन उद्योग केवल इस वजह से चल रहा है कि उनको डायरेक्ट बाहर से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, उसको वो सप्लाई करते हैं और वो सऊदिया वगैरह से आते हैं, इस वजह से चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन उसकी भी आखिरी सांसें चल रही हैं। मुझे एक बात बता दीजिए कि इतने लोगों को जो आपने बेरोजगार किया है, उनके रोजगार के लिए क्या किया? क्योंकि आप तो कहते हैं हमने 4.5 लाख दिए, 4.5 लाख मैं हर बार बताता हूँ कैसे दिए रोजगार। आपने कागजों में हेर फेर करके केवल इधर का रोजगार उधर जोड़ दिया, उधर का रोजगार इधर जोड़ दिया, ऐसे आपने रोजगार दिए, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि 16 लाख लोग बेरोजगार हो गए पिछले 4.5 साल के दौरान। तो आप मुझे बताइए कि टोटल आपने तो वादा किया था कि 2 लाख रोजगार, 4 लाख रोजगार का हर साल, ये तो 4 लाख रोजगार हर साल आपने छीन लिए। आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है, तो आप कौन से रोजगार का वादा करके आए थे सत्ता में? कौन से रोजगार की बात कर रहे थे? रिक्शा चलाने को आप रोजगार कह रहे थे? आप पंचर लगाने को रोजगार कह रहे थे? आप क्या हवा भरने को रोजगार कह रहे थे? किस चीज को रोजगार कह रहे थे? कौन से 4 लाख रोजगार का वादा कर रहे थे? चलिए ये एक बड़ा इशू है, ये एक बड़ा इशू है। ओपीजी इसका जवाब देंगे और जनता के बीच में भी वो इसका जवाब रखेंगे, लेकिन सृष्टि जी केंद्र है, ठीक है, मुझे बताइए एक भी इंसान उसमें से आज तक पास आउट होके कहीं अच्छी जगह नौकरी करने गया हो? नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे पढ़ाई करना ठीक है। जैनेंद्र जी अगर ये कोर इश्यूज रहे, जैनेंद्र जी अगर ये कोर इश्यूज रहे, जैनेंद्र जी देखिए आप एक राजनेता हैं, मुझसे और बेहतर आप ये जानते हैं, ये इशू उठाने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, लेकिन जब हम लोग जाते हैं ग्राउंड के ऊपर तो वहां बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और इसलिए हमको उन सब पर चर्चा करनी पड़ती है। इशू अगर ये रहे, इसी इशू बेस्ड पर आप लोग पॉलिटिक्स करें तो उससे बेहतर देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। सृष्टि जी बस मैं 30 सेकंड की एक बात जोड़ना चाहता हूं। आयुष भाई बहुत गंभीर बात है। आयुष जो कौशल विकास केंद्र खुलवाए गए हैं, जो छोटे और गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनके लिए सरकार अगर चाहे आगे पढ़ना तो वो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप जो अशिक्षित होते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कौशल विकास केंद्र की तरफ ढकेल देते हैं उन बच्चों को, पढ़ाई छुड़वा के कौशल विकास। उनका मानना होता है कि इसे अभी से रोजगार मिल जाएगा और वो कुछ रुपयों पर कार्य करते हैं। ये मैंने एक वो बताया कि कैसे कैसे मतलब इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि स्कूलों की हालत, शिक्षकों की कमी और जो शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं वहां हम देख रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, बीपीएड वाले हैं और भी पता नहीं कौन कौन लोग हैं, वहां धरने पर बैठे हुए हैं, रोजगार मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की रैली में जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं तुम्हें आजीवन, अगर झंडा दिखाओगे तुम्हें आजीवन हम नौकरी नहीं देंगे, इस तरह से बात करते हैं उनके साथ। एक जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी वहां पर लखनऊ में। चलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि 3.3 लाख शिक्षकों आपने शिक्षा के लिए फिर किया क्या? ठीक है, चलिए
ठीक है, मैं इसका क्या जवाब लूंगा। केवल सृष्टि जी, उसको सृष्टि जी, स्कूलों को सृष्टि भगवा जी। रंग में चलिए, रंगवाने से शिक्षा सृष्टि आ जी, जाती है बच्चों के बिल्कुल पास? बिल्कुल ठीक है। सृष्टि जी आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन एक चीज मैं और उसमें थोड़ा जोड़ दूं, चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं फील्ड में था पिछले कुछ दिनों, और मैंने जब बातचीत की, लोगों से ओपिनियन लिए, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के खासतौर से जो पुरुष मतदाता हैं उनका एक जो वक्तव्य है वो मुझे अभी भी याद है। एक शख्स से मैंने बात की, उसने ये कहा कि प्रियंका जी तो हमारी बात ही नहीं करती, वो तो कहती लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़का हूं, मैं कांग्रेस के लिए नहीं लड़ सकता, मैं देश के लिए नहीं लड़ सकता, वो लड़कियों को स्कूटी देंगी, मुझे नहीं देंगी। वो बात मेरे जहन में अभी भी बैठी हुई है। ऐसे वोटर्स के लिए क्या करेंगे और वो कैसे कनेक्ट होगा आपके साथ, सृष्टि जी, अगर इसको थोड़ा पहुंचा पाए आप ऊपर तक? आयुष जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप वोटर्स के बीच में गए और उन्होंने कांग्रेस से जुड़ने की बात कही। प्रियंका गांधी ने जिस दिन ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी दिन उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया था, प्रेस में भी ये सवाल पूछा गया था। जो हमारे वहां पे पुरुष प्रेस रिपोर्टर्स थे, उन्होंने खुद पूछा था ये सवाल कि उनके लिए क्या। तो हमने उस दिन भी ये बात दोहराई थी कि एक जनरल मैनिफेस्टो भी आएगा जहां उत्तर प्रदेश की 100% की बात की जाएगी। अभी हम उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, बिकॉज वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर, कि हम उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। सृष्टि जी, अब तो मोमेंटो पूरा बन गया ना। अब तो देखिए नॉमिनेशन फाइल करने का भी समय आ गया। वोटर्स को मैं ये बता रहा हूं कि वो इसलिए नाराज हो रहे थे आपसे। नहीं, अगर उनकी नाराजगी है तो वो नाराजगी दूर की जाएगी बहुत कुछ वक्तों में। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मैं आपके आयुष जी, आपके इस डिबेट को बहुत लोग देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता से कुछ सवाल है वो पूछना चाहती हूँ कि आज भाजपा के साथ आएगा कौन? क्या वो किसान आएंगे जिनके लिए मोदी जी कहते हैं वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे? क्या उनके परिवार आज भाजपा के साथ खड़े होंगे? या वो परिवार भाजपा के साथ आएंगे जिनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा नहीं कोविड काल में? क्या वो आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की वो बहनें आएंगी, उनका परिवार आएगा जिनका हर 16 मिनट में यूपी में रेप होता है? वो परिवार भाजपा के साथ आज खड़ा होगा जिसके लिए अमित शाह कहते हैं कि हर बेटियां सुरक्षित है, स्कूटी पे 12 बजे रात को गहने लाद के घूम सकती है? या फिर वो किसान लखीमपुर के वो पत्रकार भाई बहन आएंगे, उनका परिवार आएगा जिसके लिए अजय मिश्र टेनी बगल में मन साझा करते हुए अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बड़े अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में कौन सा तबका आज इनके साथ आएगा? आज ये दलित ओबीसी की बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा केशव प्रसाद मौर्य को दिया, चुनाव उनके नाम पे लड़ा, लेकिन फिर उन्हें पीछे कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स की हम बात कर ले, स्टूडेंट्स के साथ भी यहाँ 2017 से जब से इनकी सरकार आई, ये सारे पेपर लीक हुए हैं, सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया है अगर उन्होंने आंदोलन किया है तो। उनको लाठियां पड़ी है, इस पुलिस की लाठियां पड़ी है, इस प्रशासन की लाठियां पड़ी है। उसके बाद हम शिक्षक भर्ती अभियान की बात कर ले, 69,000 जो है वहां पे भी घोटाला किया इन्होंने। वो जाड़े की ठंड में वहां पे भी वो बेचारे लाठियां खा रहे थे, सर फूट रहा था उनका। तो कौन सा तबका या वो महिलाएं, वो गृहिणी इनके साथ आएंगी जिन्होंने स्लोगन सुना था अब की बार महंगाई पे वार, जो 1100 रुपए का गैस सिलेंडर खरीद रही है, 200 रुपए का सरसों का तेल खरीद रही है? कौन सा तबका है जो आज भाजपा के साथ सामने खड़ा है? ठीक है, आपकी बात का जवाब फार्मर्स, स्टूडेंट्स, विमेन, कौन सा या फिर हमारे बिजनेसमैन जिनके होटल्स में घुस के जिनकी हत्या की जाती है, कौन सा तबका है? जवाब दे दीजिए। ओपी जी जवाब दीजिए। बहुत सही, बहुत अच्छा प्रवक्ता कर। मैं आयुष जी, मैं सबसे पहले जो भाजपा के प्रवक्ता है जनेन्द्र जी, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ कि इन्होंने अरे भाजपा के भाई, तू भाजपा के अरे तू भाजपा कह रहा हूँ भाई जनेन्द्र चौधरी जी। मैं ये कह रहा हूँ आयुष जी कि मैं इनका, जनेन्द्र जी का मैं स्वागत करता हूँ कि इन्होंने चैनल पर वाकई मुद्दे को उठाया। इन्होंने उस बात को रखा कि सरकार अगर उत्तर प्रदेश में हमारी है तो इन्होंने बहुत सही बात कहा कि जवाब भी हमें को देना पड़ेगा, और 2022 के चुनाव में तो देना पड़ेगा। 5 साल हमारी सरकार रही, 2 साल 2.5 साल ये भी हमारे भागीदार है। लेकिन इन्होंने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया। इन्होंने कहा कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने बिजली क्यों नहीं दिया, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप पानी क्यों नहीं दिए, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने जो है जवाब दे गरीबों को तो जवाब दे देते आप। सारी उद्योग पूर्वांचल में मुबारक खराब कर रहे हैं, डिबेट खराब कर रहे हैं, आप जवाब दे अरे भाई मैं कुछ और बोलने लगी है, मेरे ही सवाल। अरे जनेन्द्र भाई, मैं आपकी तारीफ के चलिए अब जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, अरे तो तारीफ सुनने थोड़ी आया हूँ, मैं तो जवाब पूछने आया हूँ क्योंकि सत्ता में आप उसी को मैं देने जा रहा हूँ भाई। अरे आपको बुरा लग गया, देखिए यही तो बात है, आप सपा के साथ चले गए। अब मैं आपकी तारीफ करो, तारीफ भी सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा आयुष जी कि इन्होंने बहुत सही कहा, ये जरूर बताना पड़ेगा कि जब सपा की सरकार थी
ओपी जी, आपकी तो पार्टी जो किसानों को है वो हमें पाकिस्तान की 5 से तारीफ 6 करती है घंटे चुनाव बिजली आते मिलती आते। थी। विपक्ष पार्टियों की तारीफ ना ही करे तो बेहतर होगा। रहिए, आप कहीं कहीं लड़ाई उड़ाई में नहीं है, आपकी जमानत उम्र कहीं बचने उचने वाली नहीं है। आपको इसे बैठा दी गई है, एक पार्टी की प्रवक्ता है, रटी भाई रटाई साहब, बात बोलना। भाई साहब, अगर डिबेट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे देश की देखिए, सबसे बड़ी पार्टी ऑब्जेक्शन आयुष भाई, I'm sorry। चलिए ठीक है ओपी जी, आपकी इसी बात के साथ में ये चलिए चर्चा भी यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास समय नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि चुनाव आते आते ये मुद्दे और गर्म होंगे, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब वोट डालने जाएं तो अपने कैंडिडेट्स का ध्यान जरूर रखें। आपकी बेहतरी के लिए सही मायने में कौन बेहतर है, इसका चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। सवाल तो बनता है मेरे साथ, फिलहाल इतना ही। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।